हेलो क्लास, आज हम करने वाले हैं हमारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की पूरी बुक स्टार्ट। अब आज ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की मैराथन है, आज हम पूरी बुक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सारे चैप्टर्स हैं आपकी लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। बेटा सबसे पहले समझो ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है। ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय पाना। ठीक है, तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी यानी कि सर्जरी की जीत हुई, तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है कि कैसे जीत होती है। इनिशियली तो वो जीत नहीं होती है और होती भी है, लेकिन प्रॉपर सर्जरी की जीत नहीं होती। हम देखते हैं बिना सर्जरी के भी कैसे सर्जरी की जीत हो जाती है। चलिए पढ़ते हैं, हमारा चैप्टर स्टार्ट है। किसने लिखा है? जेम्स हैरियट जी ने ये चैप्टर लिखा हुआ है। ठीक है, तो दिस स्टोरी इज अबाउट रिच वुमेन। ये किसके बारे में स्टोरी है? एक रिच वुमेन के बारे में स्टोरी है, जिसका नाम था मिसेस पम्फरी। ठीक है, पम्फरी उनका नाम था, उनके पेट का नाम था ट्रिकी। तो शी ओवरफीड्स हिम विद रिच फूड एंड गिव्स नो एक्सरसाइज। तो वो उनको बहुत ज्यादा मतलब प्यार में वो बहुत ज्यादा ओवर पैम्पर्ड था। ठीक है, तो उसको बहुत ज्यादा प्यार में ना, बहुत रिच थी, बहुत पैसा था, तो एक्सपेंसिव खाना खिलाती थी और इतना प्यार करती थी कि उसको एक्सरसाइज नहीं करने देती थी, कि नहीं नहीं एक्सरसाइज मत कर, तू खा आराम से, सो और ये रहे। ठीक है, तो ट्रिकी बिकेम्स एक्सट्रीमली फैट एंड अब बेटा इसका नतीजा क्या होगा? वो बहुत ज्यादा मोटा होगा और बीमार पड़ता गया, क्योंकि ज्यादा खाता था, एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करता था। तो द वेट कौन होता है? वेट कौन होता है? वेट होता है बेटा पेट्स के डॉक्टर, यानी कि सॉरी पेट्स के कह रही हूँ, एनिमल्स के डॉक्टर को वेट बोला जाता है। ठीक है, तो वेटेरियन जिसे बोलते हैं। तो डॉक्टर हैरियट, अब डॉक्टर हैरियट जो होते हैं वो ट्रिकी को अपने साथ लेके जाते हैं और बोलते हैं कि मैं इसकी सर्जरी करूंगा, उसके बाद ट्रीट करूंगा। ठीक है, तो सर्जरी एंड ट्रीट्स हिम विद स्ट्रिक्ट डाइट एंड एक्सरसाइज। तो कौन सी कैसी सर्जरी करते हैं? बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट उसको देते हैं और बहुत ज्यादा उसको एक्सरसाइजेस करवाते हैं। विदाउट मेडिसिन, कोई मेडिसिन नहीं देते उसको। ट्रिकी बिकम्स हेल्दी अगेन, बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी दवाई के ट्रिकी वापस से हेल्दी हो जाता है। मिसेस पम्फरी थिंक इट इज टाइम ऑफ सर्जरी। उन्हें लगता है कि सर्जरी की वजह से हुआ है सब, सर्जरी पे हमने विजय पाई है, बट एक्चुअली इट वाज प्रॉपर केयर एंड डिसिप्लिन। लेकिन इनिशियली वो क्या था? वो था एक प्रॉपर केयर, प्रॉपर डाइट और प्रॉपर डिसिप्लिन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थीम क्या थी इसकी? ओवर इंटेलिजेंस हार्म एंड डिसिप्लिन हील्स, यानी कि अगर आप ज्यादा पैम्पर करोगे ना बच्चों को तो वो नुकसान होगा। वो इंसानों के लिए भी चीज है और यही सेम पेट्स के लिए भी है। और डिसिप्लिन जो है वो आपको इनिशियली हील करता है। तो पेट की केयर करो, और इसके सटायर और आयरनी को हम लोगों ने समझ ही लिया। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी पे, द थीफ स्टोरी, जो किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने। अब रस्किन बॉन्ड जी जो है बहुत ही फेमस वो है, पोएट है, ऑथर है, ये तो हम सबको पता ही है। ठीक है, एक सेकेंड रुकना बेटा। चलिए, हरी सिंह 15-year-old थीफ। अब हरी सिंह कौन था? एक 15 साल का वो था, चोर था। सोचो 15 साल का था, यानी कि बच्चा चोर था। बी फ्रेंड्स अनिल, किसके साथ दोस्त बन जाता है? अनिल के साथ दोस्त बन जाता है। अ काइंड राइटर, जो एक राइटर था। तो अनिल ट्रस्ट हिम एंड प्रॉमिसेस टू एजुकेट हिम। अब अनिल जो था वो हरी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था। मतलब उसने बोला कि मैं तुम पे ट्रस्ट करूंगा, मैं तुम्हें डिसिप्लिन में लेके आऊंगा, मैं तुम्हें एजुकेट करूंगा। लेकिन हरी क्या करता है? उसको बिट्रे करता है। बिट्रे यानी कि उसको धोखा देता है। हरी स्टील्स मनी बट लेटर फील्स गिल्टी एंड रिटर्न्स इट। अब वो अनिल के पैसे चोरी करता है और फिर उसको ना मतलब चोरी करके चला जाता है, लेकिन फिर उसको गिल्टी फील होती है कि यार मैंने पैसे चोरी करा, उसने तो मेरे पे ट्रस्ट करा था। तो अनिल साइलेंटली फॉरगिव्स हिम। अब बेटा ये लाइन देखो, अनिल साइलेंटली फॉरगिव्स हिम, यानी कि वो चुपचाप चोरी कर लेता है और उसको फिर जब गिल्ट महसूस होती है तो चुपचाप जाके पैसे रख भी देता है। और अनिल क्या वो करता है कि नहीं मेरे को तो पता नहीं चला तूने चोरी भी करी है, लेकिन इनिशियली उसको पता लग गया होता है कि उसने चोरी करी और उसको साइलेंटली फॉरगिव भी करता है, क्योंकि इनिशियली तो चेंज हो गया ना, उसको अपनी गलती का सॉरी, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उसको फॉरगिव कर उसने और इसीलिए अनिल ने उसको फॉरगिव कर दिया। ठीक है, तो वो प्रिटेंड करता है कि मुझे नहीं पता तूने चोरी भी करी थी, लेकिन उसको इनिशियली पता होता है, तो अनिल उसको फॉरगिव कर देता है। द स्टोरी शोज हाउ ट्रस्ट एंड काइंडनेस कैन चेंज अ पर्सन। तो कैसे ट्रस्ट और काइंडनेस से भी इंसान बदल सकता है, बस वही ये स्टोरी हमें बताती है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी थीम देखते हैं। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है पावर ऑफ ट्रस्ट एंड रिफॉर्म। कैसे चेंजेस और कैसे ट्रस्ट इंसान को बदल सकते हैं, एंड कैरेक्टर का चेंज हुआ और हमारे बीच में जो मॉरल कॉन्फ्लिक्ट था हम लोगों ने वो देखा इन दोनों के बीच में, यानी कि तमीज से सब कुछ एकदम सॉल्व हो जाता, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आता है जो है द मिडनाइट विजिटर। किसने लिखा है? रॉबर्ट आर्थर ने लिखा। अब इसकी स्टोरी देखिए, मिडनाइट विजिटर से क्या ही लगता है? आधी रात में कोई विजिटर आया होगा, बस वही। अ सीक्रेट एजेंट ऑसिबल इज विजिटेड बाय अ यंग राइटर फॉलोअर। अब जो ये था ऑसिबल था, वो अपने होटल में था और उसको कौन मिलने आता है? फॉलोअर उसको मिलने आता है। फाउलर, फाउलर कौन था? फाउलर एक यंग राइटर था। ठीक है, लेकिन क्या होता है एकदम से एक स्पाई, स्पाई यानी कि जासूस, वो मैक्स, जिसका नाम था मैक्स, वो एंटर करता है अपनी गन के साथ, बंदूक के साथ वो उसके होटल को एंटर करता है। ऑसिबल क्लेवरली इन्वेंट्स अ स्टोरी अबाउट द बालकनी एंड द पुलिस विजिट। अब ऑसिबल बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी वेपन के क्या करता है?
उसको चालाकी से ना कहानी बिल्ड करता है। वो एकदम से रूम में आता है, वो देखता है मैक्स आ रखा है, मैक्स कौन था, स्पाई था। तो वो क्या करता है, वो एकदम से अपने दिमाग में स्टोरी बिल्ड करता है, उसको सुनाने लगता है, अरे पहले भी हमारे साथ हुआ। फाउलर को बताता है, वो फाउलर मैक्स इन दोनों के सामने बोल रहा होता है, पहले भी ऐसा हुआ था, बालकनी में से एक वो आया था, क्या कहते हैं, पहले भी कोई आया था मेरे पास बालकनी में से, हमारी बालकनी में से कोई भी चढ़ जाता है, ऐसे सब वो कहानी बना रहा होता है। और तो और पुलिस की भी कहानी बना देता है। क्या बोल देता है कि मैंने पुलिस को तो अपनी सिक्योरिटी के लिए ऑलरेडी बुलाया ही था। अब उसी मोमेंट पे एकदम से बेल बज जाती है, लेकिन वो होता कौन है, वहां पे होता है वेटर, अपने ड्रिंक्स लेके आ रखा होता है वेटर, वो बेल बजाता है। लेकिन उसको मैक्स को क्या लगता है कि इसने तो पुलिस को बुलाया था और पुलिस आ गई है, तो वो डर के मारे क्या करता है, विंडो से बाहर कूद जाता है। लेकिन विंडो के बाहर तो कोई बालकनी थी ही नहीं, खाली विंडो थी। अब हमें ये नहीं पता लगता, ये सस्पेंस में ही हम लोग रह जाते हैं कि वो मर गया या वो जिंदा है या वो से चोट लग गई सिर्फ मैक्स को जो विंडो से कूदा था, हमें कुछ नहीं पता होता। बस हमें इतना पता लग जाता है कि वो विंडो में से कूद जाता है, कोई बालकनी वहां पे नहीं होती। बट देयर इज नो बालकनी। मैक्स बिलीव्स हिम एंड जंप्स आउट ऑफ द विंडो। मैक्स को ऐसा लगता है कि हाँ सच में पुलिस आ गई है, वो विंडो से कूद जाता है। बट देयर इज नो बालकनी, लेकिन कोई बालकनी नहीं होती। ऑसिबल सेव हिमसेल्फ यूजिंग इंटेलिजेंस एंड नॉट फिजिकल स्ट्रेंथ। अब देखो उसने बिना बल लगाए बुद्धि का इस्तेमाल करा, तो यानी कि बिना फिजिकल स्ट्रेंथ लगाए अपनी इंटेलिजेंस से काम लिया, और देखो वो कैसे बच गया बिना लड़ाई झगड़े की, ठीक है। और वो जो मैक्स था वो भाई साहब विंडो से बाहर गिर गया, उनका क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। तो क्या थीम है इसकी, इंटेलिजेंस ओवर फिजिकल पावर एंड द प्रेजेंस ऑफ माइंड और सस्पेंस, यानी कि कैसे सस्पेंस बना और क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड उस बंदे ने लगाई। वो चाहता तो फिर वो अपने पूरे लड़ाई झगड़ा तो वो कर ही सकता था ना कि तेरे मार दूंगा, तेरे पास गोली है, कोई बात नहीं, मैं भी चाकू लेके आ रहा हूँ, फलाना ढिमकाना, लेकिन वो बच गया। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जो किसने लिखा है, विक्टर कैनन ने लिखा है। अब हॉरेस डेनबा इज अ रिस्पेक्टेबल थीफ। अब रिस्पेक्टेबल थीफ का मतलब क्या है, यानी कि वो साल में सिर्फ एक ही बार चोरी करता है और पूरा गांव जो है वो उसको रिस्पेक्ट की नजरों से देखता है। उन सबको क्या लगता है ये तो रिस्पेक्टेबल वर्कर है। वो अपना मैकेनिक था, वो छोटे मोटे टूल्स वगैरह के काम करता था, की वगैरह के, तो सबको लगता था तो अपने उसकी रोटी खाता है भैया, अपने पैसे की आराम से, कोई आराम की कमाई नहीं खा रहा, आराम से रहता है, तो इसलिए वो रिस्पेक्टेबल थीफ यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। हु स्टील्स वंस अ ईयर, यानी कि साल में सिर्फ एक ही बार वो चोरी करता था। ही ब्रेक्स इनटू अ हाउस बट मीट्स अ लेडी हु टेक्स। अब क्या करता है, वो एक ऐसे घर को चूज करता है जिस जहाँ के जो जितने भी लोग हैं ना वो घूमने जा रखे थे, यानी कि वहां पे अमीर घर था, वो पूरा अच्छा बढ़िया पैसे वाला घर था, उसके सब लोग बाहर थे, और जो वहां के वर्कर्स थे, मेड्स वगैरह थे, वो सब भी बाहर थे। तो वो उस घर में चोरी करने जाता है, लेकिन वो एक लेडी से मिलता है जो उसको ही ट्रिक कर देती है। अब वो लेडी कौन थी, वो लेडी थी, वो भी चोर थी। वो लेडी उसको क्या बोलती है कि मैं तो बड़ी अच्छे से ड्रेस थी, वो बड़े कामों के बोलती है, मैं तो यहाँ की ओनर हूँ, मैं तो यहाँ पे अपने ज्वेलरीज को वापस लेने आई थी, लेकिन अब मैंने तुम्हें चोरी करते हुए देख लिया। अब देखो मैं पुलिस को बुला लूंगी, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पे मैं पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करूंगी, अगर तुम मेरी मदद करो। तो वो बोलता है, हॉरेस डेनबा बोलता है मैं क्या मदद करूं तुम्हारी। तो वो बोलता है कि देखो मैं अपनी चाबी जो हूँ ना, सेफ की चाबी, यानी कि हमारे लॉकर की चाबी जो है ना, वो मैं भूल के आ गई हूँ, तो तुम मेरी लॉकर को खुलवाने में मदद कर दो, फिर मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अब वो लॉकर को खोल देता है और वो अपने सारे गहने लेके भाग जाती है, और हॉरेस वहीं पे रह जाता है, और वो इतने में पुलिस आ जाती है और हॉरेस को पकड़ के ले जाती है। तो क्या हुआ, अब वहां पे देखो लेडी ने कितनी चालाकी दिखाई ना, विदाउट फिंगरप्रिंट्स, उसके फिंगरप्रिंट्स लगे, उसने तो खाली गहने चोरी करे और भाग गई, और जो हॉरेस था उसके फिंगरप्रिंट सेफ पे लग जाते हैं, और सब कुछ क्या होता है, हॉरेस के ऊपर आ जाता है और वो पकड़ा जाता है। तो लेटर ही फाइंड शी वाज आल्सो अ थीफ, उसको भी बाद में पता लगता है कि वो चोरी थी, एंड हॉरेस इज अरेस्टेड एंड फील बिट्रेड। अब हॉरेस जो था वो अरेस्ट करा जाता है और वो बिट्रे फील करता है। बिट्रे क्यों फील करता है, उसको ऐसा क्यों लगता है उसको धोखा मिला, क्योंकि वो कहता है कि यार वो भी चोर थी तो मुझे बता देती ना, एटलीस्ट वो ब्रो कोड तो रखती, चोर चोर मौसेरे भाई, इसने तो वो ब्रो कोड भी नहीं रखा, ठीक है, समझ आया। तो इसने बोला कि इसने मेरे को बिट्रे करा, ओके चलिए, अरे एक सेकंड, हाँ तो इसकी थीम क्या है, क्राइम नेवर पेज, क्राइम कभी भी पे नहीं करता, ट्रस्ट इज रिस्की अमंग क्रिमिनल्स, ट्रस्ट करना क्रिमिनल्स को बहुत ज्यादा रिस्की है, तुम किसी भी क्रिमिनल को ट्रस्ट नहीं कर सकते। नायरनी ट्विस्टिंग एंड, और एंड बड़ा मजेदार सा होता है, ठीक है, समझ आ गया गाइस। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अब इसके ऊपर तुम्हारे बुक का नाम है, ठीक है, H.G. वेल्स यानी कि हग्गू वेल्स, सॉरी H.G. वेल्स रिस्पेक्टफुली। चलिए अब हम आते हैं हमारे समरी पे, आजा बीबी, यस। ग्रिफिन, अ साइंटिस्ट डिस्कवर्स हाउ टू बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन कौन था, एक साइंटिस्ट था जो क्या फाइंड आउट करता है, इनविजिबल कैसे होते हैं। लेकिन इंस्टेड ऑफ यूजिंग हिज इन्वेंशन वाइजली,
अपनी इन्वेंशन को वाइजली यूज करने की बजाय ही बिकम सेल्फिश एंड क्रिमिनल, वो सेल्फिश और क्रिमिनल हो जाता है, लोगों को परेशान करने लगता है, चोरियां करने लगता है। एंड ही स्टील्स फ्राइटन पीपल, यानी कि लोगों को डराने लगता है, फ्राइटन करने लगता है लोगों को और चीजों को चोरी करने लगता है। एंड कॉजेस क्योस, क्योस का मतलब हर जगह बस मतलब क्योस का कैसे समझाऊं, वो नहीं होता शोर शराबा कर दे, जैसे बच्चे क्लास में शोर मचा रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, उससे क्योस बोलते हैं, तो वही पूरी उसमें वो फैला देता है। तो इवेंचुअली ही इज कॉट, लेकिन फिर इनिशियली उसको पकड़ लिया जाता है। एंड द स्टोरी शोज हाउ मिसयूज ऑफ साइंस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। इससे हमें पता लगता है कि अगर आप साइंस को अच्छे वे में नहीं यूज करोगे तो कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती है। अब साइंस विदाउट मोरालिटी इज डेंजरस, तो विदाउट मोरालिटी साइंस बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, उसको मॉरल से यूज करना चाहिए। कैरेक्टर फ्लॉज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, थोड़े रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। वो साइंटिस्ट था, अगर वो इस इन्वेंशन को बता दो तो उसका कितना नाम होता है ना, लेकिन उसने गलत वे में यूज करा तो फिर वो इनिशियली जेल में चला गया। ठीक है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ठीक है, अब कैसे साइंटिस्ट बनते हैं हम देखते हैं इस वाले चैप्टर में। तो दिस चैप्टर टेल्स द स्टोरी ऑफ रिचर्ड इब्राइट के बारे में स्टोरी। एज अ चाइल्ड ही वाज क्यूरियस एंड कलेक्टेड बटरफ्लाइज। तो जब वो बच्चा था उसको ना बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना बहुत ज्यादा पसंद था, वो बटरफ्लाइज को कलेक्ट भी कर रहा था, बहुत क्यूरियस था वो। तो ही वाज क्यूरियस एंड कलेक्टेड He was curious and collected butterflies. His scientist experiments led to important discoveries. अब उसके scientific experiments जो थे वो discoveries उसने बहुत सारी बनाई, cells के बारे में बहुत सारी discoveries उसने निकाली। And he later became a successful scientist. लेकिन बाद में फिर वो क्या बन गया, एक successful scientist वो बन जाता है। तो his mother guidance and his curiosity shaped his career. तो उसकी मदर की गाइडेंस यानी कि उसकी मदर ने उसको सपोर्ट करा और उसने खुद ने इतनी मेहनत करी कि उसका एक अच्छा करियर, वो साइंटिस्ट इनिशियली बन जाता है। तो इससे क्या, इसकी क्या थीम थी बेटा कि क्यूरियोसिटी प्लस हार्डवर्क। अगर आप में जिज्ञासा है और आप बहुत मेहनत करोगे तो भी इनिशियली आपको सक्सेस पे लेके चली जाएगी। ठीक है, आपको सफलता मिल जाएगी। एंड द रोल ऑफ पेरेंट्स इन साइंटिफिक एटीट्यूड, रोल ऑफ पेरेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसकी मम्मी वही ये बोल देती कि नहीं तू साइंटिस्ट नहीं बनेगा, तू कुछ और बन, साइंटिस्ट में बहुत कुछ भी स्कोप नहीं है, साइंटिस्ट में बहुत मेहनत लगती है, तो नहीं बन पाता ना। तो लेकिन उसकी मम्मा ने उसको सपोर्ट करा तो वो बन गया। ठीक है, और साइंटिफिक एटीट्यूड यानी कि वो साइंटिस्ट बनना चाहता था तो उसने साइंस की तरफ अपना पूरा ध्यान निकाला, मतलब बेसिकली उसको साइंस की फील्ड में जाना था तो उसने साइंस को प्रायोरिटी दी और वो इनिशियली साइंटिस्ट बन गया। ठीक है, अब हम आता है नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि द नेकलेस बाय गाय दे मोसिपेंट। चलिए, तो मटिल्डा बोरोज अ नेकलेस टू अटेंड अ पार्टी, बड़ा फेमस है ह्यूमरस स्टोरी है। तो मटिल्डा मैडम जो होती है वो नेकलेस बोरो करती है एक पार्टी को अटेंड करने के लिए, लेकिन फिर वो उससे खो जाता है। एंड शी स्पेंड 10 years रीपेइंग द डेप्ट फॉर द रिप्लेसमेंट। अब उसको क्या लगता है कि भाई मैंने इतना महंगा नेकलेस खो दिया, मुझे तो इसका रीपे करना ही पड़ेगा। तो वो 10 साल तक उसका कर्जा चुकाती ही रहती है। इतने पैसे वो 10 साल तक उस ओनर को देती है जिसका नेकलेस था, जिससे उसने बोरो करा था, क्योंकि उसका खो गया था। तो 10 साल उसको लग जाते हैं उस नेकलेस के पैसे भरने में। लेकिन बाद में उसको क्या पता लगता है कि शी लर्न्स द ओरिजिनल नेकलेस वाज फेक। उसको बाद में पता लगता है कि वो जो नेकलेस था वो असली हीरे जवाहरात से नहीं बना था, वो तो नकली ज्वेल से बना था। ठीक है, तो थीम क्या है, प्राइड एंड मटेरियलिज्म लीड्स टू सफरिंग, यानी कि वो गरीब थी, मटिल्डा जो थी वो नहीं अफोर्ड कर सकती थी नेकलेस पार्टी में जाने के लिए, तो वो ना पहनती, तो इतना सब कुछ होता ही नहीं। लेकिन ये मटेरियलिज्म यानी कि शो ऑफ वाली दुनिया में से अब हमें चाहिए ना, हमें तो भाई आईफोन ही चाहिए मम्मी पापा, हमें तो मम्मी पापा फॉर्च्यूनर ही चाहिए, डिफेंडर ही चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए। तो ये वाली चीज क्या है, ये मटेरियलिज्म है ना, कि हम जाते ही उस तरफ जा रहे हैं कि बस शो ऑफ करना है, हमें रियलिटी से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसने भी वही करा, तो बाद में क्या हुआ, सफरिंग हुई ना। तो हम भी वही करेंगे अगर ज्यादा कुछ करेंगे। तो आयरनी एंड मोरलिज्म होता है ना, आईफोन खरीद लिया किस्तों पे, किस्त खत्म होने से पहले ही आईफोन टूट गया तो क्या होगा, सफर ही तो करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। बोली, जो किसने लिखा है, के अब्बास ने लिखा है। तो बोली इज अ निग्लेक्टेड एंड मॉक फॉर अ स्पीच डिफेक्ट। अब बोली क्या होती है, एक प्यारी सी लड़की होती है जो 10 साल की, जब 10 महीने की थी तो वो कॉट पे से गिर जाती है। कॉट समझते हो, खाट जिसे बोलते हैं, तो वो खाट पे से नीचे गिर जाती है। अब क्या होता है, पहले तो बहुत गोलू मटोली सी, हेल्दी सी, सुंदर सी थी, लेकिन जब वो नीचे गिर जाती है ना खाट पे से, कॉट पे से, तो उसके सर में ना चोट लग जाती है। चोट लग जाती है, उसकी वजह से क्या होता है कि ना उसकी जो स्पीच थी उस पर डिफेक्ट आ जाता है, यानी कि वो हक लाने लगती है, स्क्रैम्बल करने लगती है। अब क्या होता है इसकी वजह से कि ना उसको फिर थोड़े दिनों के बाद उसको स्मॉल पॉक्स भी हो जाता है और बहुत वीक हो जाती है। तो क्या होता है कि ना लोग उसको निग्लेक्ट करने लगे, उसके पेरेंट्स भी उसको प्यार नहीं करते थे, उसके फ्रेंड्स भी उसको चिढ़ाते थे कि ये हकली है, ये तो क्या है, ये
ऐसे सब करते थे उसके साथ, तो उसको बहुत ज्यादा बुरा फील होता था। तो क्या होता है, लेकिन फिर इनिशियली जो वो लंबड़दार की बेटी थी, जो गांव के लंबड़दार होते हैं ना सरपंच रामलाल, उनकी वो बेटी थी, तो उसके पास ना फिर एक नया स्कूल खुलता है विलेज में, तो उसके पास ना उस स्कूल को जिन्होंने खोला था या फिर जो भी थे वो लोग आते हैं रामलाल के पास, बोलते हैं कि भाई साहब हमने ऐसा है स्कूल खोला, आप अपनी बेटी को भेज दीजिए, आपकी बेटी पढ़ लेगी थोड़ा ये है। तो उसके पापा सोचते हैं इसकी शादी वादी तो करनी नहीं है, चलो इसको स्कूल ही भेज देते हैं। उसको स्कूल भेज देते हैं, स्कूल में भोली को बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। अब भोली का असली नाम क्या था वो लोग आप मुझे कमेंट में बताओगे, बड़ा ही सिंपल सा नाम था, छोटू सा, ज्यादा बड़ा नहीं था, जरूर मेरे को बताना, ठीक है। अब भोली को वो लोग कहाँ पे भेजते हैं, स्कूल में भेज देते हैं। भोली जाती है स्कूल में, स्कूल में उसकी टीचर्स को बहुत प्यार करते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं उसकी वहां पे नए फ्रेंड्स बनते हैं, कुछ अच्छे लोग बनते हैं, कुछ अच्छे बच्चे उसके फ्रेंड बनते हैं, तो वो बहुत खुश होती है क्योंकि हर कोई इसको इंपॉर्टेंस दे रहा होता है। पहली बार ऐसा हो रहा होता है कि किसी ने उसको ना टोका, ठीक है, तो उसको प्यार मिलता है बहुत ज्यादा, वो एजुकेट हो जाती है। तो एजुकेशन ट्रांसफॉर्म हर इनटू अ कॉन्फिडेंट वुमन। अब एजुकेशन उसको कॉन्फिडेंट वुमन में बदल देती है। एजुकेशन के साथ साथ उसकी जो वीकनेस थी ना, डिफेक्ट था जो उसकी स्पीच में, वो भी ठीक हो जाता है, लेकिन जो उसकी स्कार्स थे स्मॉल पॉक्स के उसके चेहरे पे, वो नहीं जाते, वो स्टिल वैसे ही होते हैं। तो अब क्या होता है, एक ना मतलब थोड़ा पैसे वाले अंकल जी जो होते हैं ना, अंकल क्या, वो एक लड़का होता है, उसके पापा उसके लिए ढूंढते हैं। अब वो थोड़े से ज्यादा उम्र के थे, तो इसलिए मैंने अंकल जी का वर्ड यूज करा, तो थोड़े से ज्यादा एज के होते हैं। तो वो क्या बोलते हैं उसके पापा की इससे शादी करवा देते हैं, क्योंकि ये सुंदर तो है नहीं, इसके चेहरे पे इतने दाग धब्बे, कौन इससे शादी करेगा। तो वो भोली भी बोलती है कि चलो ठीक है, थोड़े से बड़े हैं, मैं शादी करनी, वो तैयार हो जाती है कि चलो ठीक है। लेकिन शादी वाले दिन क्या होता है, जब वो दूल्हा उसकी शक्ल देखता है भोली की, तो वो बोलता है इसकी शक्ल देखे मुझे तो भैया दहेज चाहिए। दहेज में वो 5,000 रुपए मांग लेता है। तो भोली के पापा क्या बोलते हैं कि चलो ठीक है मैं अरेंज करवाता हूँ। भोली के पापा पैसे अरेंज करवा रहे होते हैं, लेकिन भोली मना कर देते, भोली कर देती है नहीं, मैं एक ग्रीडी इंसान से शादी नहीं करूंगी। तो शी रिफ्यूजेस टू मैरी अ ग्रीडी ओल्ड मैन एंड चूजेस सेल्फ रिस्पेक्ट। उसके पापा, पेरेंट्स, गांव वाले सब उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं नहीं, मैं किसी ग्रीडी इंसान से शादी नहीं करूंगी, ठीक है। समझ आया वो कैसे स्टैंड लेती है। तो समझ आ रहा है एजुकेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली विमेन्स के लिए। तो एजुकेशन एम्पावर्स विमेन, विमेन को एम्पावर करती है। विमेन एम्पावरमेंट के बारे में हमने पढ़ा और कैसे कॉन्फिडेंस उसको आ गया, कैसे उसने कॉन्फिडेंस गेन कर लिया, ठीक है। चलिए अब हम आता मैं लास्ट से छोटू से फनी से चैप्टर पे, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। किसने लिखी है, कैरलियो बोर्को ने ये लिखी है, बुक दैट सेव्ड द अर्थ। अब क्या होता है, ह्यूमनिस्ट प्ले वेयर मार्टिन्स प्लान टू अटैक द अर्थ। मार्टिन्स कौन होते हैं, मार्टिन्स कौन है हमारी स्टोरी में, वो है, इनिशियली हमें नहीं पता है सच है कि झूठ है, लेकिन मार्टिन जो होते हैं वो होते हैं जो मार्स पे लोग रहते हैं, ठीक है, एलियंस टाइप ऑफ समझ लो। तो वो प्लान करते हैं हमारी अर्थ को अटैक करने का, लेकिन वो मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं नर्सरी राइम्स को। कैसे, वो सीधा एक लाइब्रेरी में जाके लैंड होते हैं, वो वहां से नर्सरी राइम की बुक खुल लेते हैं, और उसमें क्या था, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, ये वाली पोएम्स या बहुत सारी पोएम्स को वो लोग देखते हैं। अब उसमें इसमें कैरेक्टर्स भी बहुत सारे हैं, जैसे कि लोटा, थिंक टैंक, ये सब इसमें कैरेक्टर्स हैं। तो वो लोग ना सब नर्सरी राइम को पढ़ते हैं, सब लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। उन्हें क्या लगता है कि ये ना किसी, ये सिर्फ वो है कीवर्ड्स है, बल्कि ये वेपन्स के लिए यूज करी गया है। जैसे हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, हम्प्टी डम्प्टी जो है वो बॉम्ब्स के लिए यूज करा गया है, हम्प्टी डम्प्टी जो होते हैं उनको दीवारों पे गिराया जाएगा, ऐसे कुछ करके ये मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं पूरी की पूरी नर्सरी राइम्स को। एंड रियलाइज ह्यूमंस आर हार्मलेस। उन्हें क्या लगता है, ये ह्यूमंस जो है ना बहुत ज्यादा वो है, डेंजरस है, ये तो हमें मार वार देंगे भैया। तो वो लोग पूरे लोग आपस में बात करते हैं, लोटा, ओमोटो और क्या कहते हैं, थिंक टैंक, सब लोग आपस में बात करते हैं और वापस भाग जाते हैं। क्या बोलते हैं कि भाई साहब ये बहुत डेंजरस है, अर्थ वाले लोग वापस चलो, वापस यहाँ से, ये तो हमें हार्म पहुंचा देंगे। तो द अर्थ इज सेव्ड बिकॉज ऑफ अ बुक। तो इसीलिए द अर्थ सेव्ड दैट बुक क्यों पढ़ा चैप्टर का नाम, क्योंकि ये जो लोग थे, ये जो बुक, इन लोगों ने जो बुक पढ़ी, उस बुक्स की वजह से हमारी अर्थ इनिशियली बच गई। इन लोगों ने फिर हमारी अर्थ पर अटैक नहीं करा और ये लोग वापस चले गए, ठीक है। तो इसलिए हमारी चैप्टर का नाम पड़ा द अर्थ दैट सेव्ड द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ठीक है। तो इसकी थीम क्या थी, पावर ऑफ लिटरेचर एंड ह्यूमर। लिटरेचर में कितनी पावर होती है, ह्यूमर, क्योंकि आप लोगों ने पोएम्स पढ़ी तो उसका इनिशियली जो पोएम्स में रहता है वही मतलब नहीं होता ना, और भी बहुत सारे मतलब होते हैं, तो इसीलिए, ठीक है ना। ड्रामा एंड फॉर्मेट एंड सटायर, ठीक है, कैसे वो लोग गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं हर चीज को और बेड़ा गर्क हो जाता है फिर, ठीक है। आई होप आपको पूरी बुक समझ आ गई हो। मैंने सिर्फ बेसिक आपको पूरी समरी क्लियर करी है चैप्टर से रिलेटेड। अब हमने ये भी कंप्लीट कर लिया, हमारी लिटरेचर पूरी कंप्लीट है। अब हम आएंगे ग्रामर पे, राइटिंग स्किल्स पे, आंसर राइटिंग पे, ठीक है। तब